लाखों लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, लाखों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे मेरा काम जो है ना बहुत इंस्पायर करता है। जैसे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपके भी कोई गुरु हैं? मुझे लगता है आप भी मेरे गुरु हैं। सब लोग जिनसे हम लोग को सीख रहे हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं और वहां से अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो जो आपको सिखा रहा है तो वो गुरु ही। सर, आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं। यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस जर्नी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैंने तो अभी अपनी यात्रा शुरू की है। आपका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क और कभी ना रुकना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को लेकर मतलब आप क्या सोचते, क्या है और ये कैसे काम करता है? ये जितने भी अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये कर क्या रहे हैं कुल मिला के? आपके ही दिमाग में, आपके ही मन में एक पूरा इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी जिंदगी का। चाहे वो कोई गोल हो सकता है, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी? दो तीन विजुअलाइजेशन है और तीसरी सबसे बड़ी चीज है राइटिंग। मुझे लगता है लिखना सबसे इम्पोर्टेंट। सर, आप इतने सारे यूथ से मिलते हैं, उनकी क्या कमी देखते हैं आज के दिन आप? फोकस नहीं है, वी आर नॉट फोकस्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में। SKT सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हिम्मत सर, फाइनली हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैंने बहुत 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 कुछ सीखा है। दैट्स ऑल योर ग्रेटनेस सर। मतलब आप अपने आप में एक चैंपियन है और ये हर चैंपियन की एक निशानी होती है कि वो सीखना जानता है। तो दैट यू हैव। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। अर्धशतक मार चुके हैं आप पॉडकास्ट 50+। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आजकल क्या चल रहा है सर? बस जो ट्रेनिंग चीज़ें जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। जो वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। कमाल कर रहे हैं सर। लाखों लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, लाखों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे मेरा काम जो है ना ये बहुत इंस्पायर करता है। तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान एक पॉजिटिव कमेंट जब मुझे देता है, या फिर कोई मैसेज ऐसा आ जाता है, या कोई मिलता है और आपसे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपके चलते आए, तो ये सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है और बेहतर काम करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। सही बात और है। मतलब ऐसा लगता है कि यार अच्छा कर रहे हैं और किया जाए। क्या पता किसकी ज़िंदगी कहाँ से, किस रील से, किस वीडियो से, किस बात से बदल जाए। तो मुझे सबसे ज़्यादा लोगों की मोहब्बत इंस्पायर करती है। लोगों की मोहब्बत, लोगों की वो पॉजिटिव कमेंट्स, वो मैसेजेस। अब जैसे एक बार मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया? IIT बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने किया। अच्छा। अब मैं तो ज़िंदगी में IIT में नहीं जा पाया। हम्म। शायद मैं दे भी देता तो फेल हो जाता, राइट। तो मेरी वीडियो IIT तक चली गई कम से कम। बहुत बहुत बड़ी बात है जी तो जी। IIT बॉम्बे के उस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि सर, मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया था और उसमें मैं फेल हो गया, और फेल होने के बाद मतलब फाइनली मैंने गिव अप कर दिया था कि अब मुझे नहीं करना है, मीन्स आई कैन नॉट डू दिस, शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक कहा है। कि मैं कंप्लीटली गिव अप करके बैठ गया था। तब तक आपकी एक वीडियो मिली मुझे। तो वो वीडियो कौन सी थी, मैं आपको वो भी याद दिला रहा हूँ, जिसमें मैंने कभी कहा है कि चाहे मोदी हो या हिटलर हो, कोई भी हो, मरना तो तय ही है। सही बात है। तो ऐसा ही कुछ था। तो जिस तरीके से मौत जिंदगी का सत्य है, उसी तरीके से लॉस बिजनेस का सत्य है। क्या बात। तो ये उसमें था कि आप कोई भी हो, जैसे आपको मरना है तो जीवन का ये सत्य है, उसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, तो लॉस तो आपको संभालना पड़ेगा, लॉस तो होगा। सही बात है। कहा कि इस एक रील से सर मैंने फिर से शुरुआत कर दी और मैंने फिर से अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, ये सब बातें बहुत बड़ी हम लोग के लिए, ये बहुत इंस्पायर करती हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता होगा सही बात है। भेजते वक्त, लेकिन उसका प्रभाव हम लोग पे बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसी ये कई सर चीज़। सच में मतलब लाखों लाखों लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और सर, आपकी जो मैं रील्स देखता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मैंने भी कुछ अटेंड किए, उनमें इतनी डेप्थ होती है, इतनी डिटेल से आप चीज़ें, इतना ज्ञान होता है। ये ज्ञान कहाँ से मिला?
लर्निंग बुक से हुई है या एक्सपीरियंस के थ्रू आई है? देखिए, किताबें खरीदने का मुझे बहुत शौक है। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आप जितना कोई और सोच रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन है, और आप कह सकते हैं कि सोचता हूँ मैं। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो एक पन्ने को पढ़ने में शायद मुझे घंटों लग जाए। अच्छा। हाँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि ये आपको सोचने का मौका देती है। आप वीडियो देखते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास इतना मौका नहीं है सोचने का, रुकने का, ठहरने का, कुछ नया क्रिएट करने का। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो आपके पास मौका है, कोई लाइन आई, आप वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, कुछ आ सकता है आपके मन में, और आप अचानक से कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी जड़ वो किताब है, वहाँ वो नॉलेज है, वहाँ वो बीज है जहाँ से एक नया पौधा पनप सकता है। तो इसलिए किताबें कुल मिला के मुझे लगता है कि नॉलेज का रूट है। तो किताबें पढ़ना मुझे अनडाउटेड, मैं खरीदता तो बहुत हूँ। हर रोज़ लगभग एक किताब मैं ऑर्डर करता हूँ, अच्छा। एवरी डे। और बहुत किताब है मेरे पास, लेकिन सब मैंने पढ़ी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, कुछ नया क्रिएट करना बहुत पसंद है। बाकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, लोगों की, और लोगों की वीडियोस, और वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। और मेन है नोट्स बनाना। व्हेन आई वॉच समथिंग, आई ट्राई टू राइट। व्हेन आई रीड समथिंग, आई ट्राई टू राइट। कुछ ऐसी किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर किताब लिखता है तो वो अपनी पूरी जान निकाल के रख देता है उसमें, वो पूरा अनुभव, पूरा जीवन, सब कुछ। तो कोई भी किताब आप पढ़ लो सर, वो अच्छी है। नॉन फिक्शन, फिक्शन, जो भी आपके फील्ड से मिलती जुलती हो, मुझे लगता है हर किताब में कुछ है आपको देने के लिए। क्या बात। क्योंकि कोई भी इंसान किताब लिखेगा तो वो क्या चाहेगा कि वो अपनी लाइफ का बेस्ट आपको दे। सही बात है। जो सही। कुछ भी उसने सीखा है, जाना है अब तक, वो सब निकाल के रखने की कोशिश करेगा। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, चाहे वो नॉन फिक्शन, मैं ज़्यादा नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। ठीक है। तो नॉन फिक्शन में आप किसी भी, आप देखिए, रोमिन शर्मा की किताब पढ़ लीजिए, शिव खेरा की किताब पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि आप नॉर्मन, जो विंसेंट पील हैं, उनकी किताब पढ़ लीजिए, राइट, बहुत द अच्छा, पावर ऑफ बहुत अच्छे पॉजिटिव राइटर थिंकिंग। हैं। हाँ, आप डेल कार्नेगी की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, मतलब अद्भुत लोग हैं ये, क्या किताबें। और यंग राइटर्स भी बहुत होंगे जिनका नाम मैं नहीं जान रहा, तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, जस्ट रीड इट। मैंने आपकी बुक पढ़ी है जो आपने लिखी है, बहुत ज़बरदस्त लिखी है। थैंक यू सो सर, मच। आपने कहा कि आप वीडियोस देखते हैं, जैसे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपके भी कोई गुरु हैं? मुझे लगता है आप भी मेरे गुरु हैं। सब लोग जिनसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ से अगर कुछ भी सीख रहे हैं, तो जो आपको सिखा रहा है तो वो गुरु ही। सही बात है। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप में शिष्य बनने की क्षमता नहीं होगी, तब तक तो आप सीख ही नहीं सकते। शिष्य बनेंगे आप तब जब किसी को गुरु मानेंगे। और अगर आप गुरु मानेंगे ही नहीं, तो शायद सुनने के बाद भी आप सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी हम लोग किसी को भी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो खुद को शून्य करके पढ़ते हैं, खुद को शून्य करके सुनते हैं, खुद को शून्य करके उनको देखते हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ उतर पाए। पहले से ही घड़ा भरा रहेगा तो फिर उसमें और पानी आप कहाँ डालेंगे। मतलब कुछ सिलेक्टेड नहीं होता कि ये बहुत बड़े नाम है, इनको ही इंस्पिरेशन देखना तो है। बहुत है। मतलब साइमन सिनेक है, मैंने कई जगह पे बोला भी है, लेस ब्राउन है, टीडी जैक्स हैं, ये सब कमाल के लोग मुझे लगते हैं। मतलब और ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, नहीं जान रहा हूँ, या अभी याद ना आए, लेकिन अचानक से भी कोई आदमी आपको कुछ सिखा के निकल जाता है। बिल्कुल कोई सही छोटी बात। सी रील में आपको कुछ सिखा के निकल जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग हैं। और इंस्पिरेशन के तौर पे मुझे साइमन सिनेक हो गया, टीडी जैक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनकी वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। सर, आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस जर्नी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाएँ और वो ये सोच पाए, समझ पाए कि वो भी एसकेटी सर जैसा बन सकता है। थैंक यू सो मच। मैंने तो अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की है। नहीं सर, आप बहुत बड़े किसी मुकाम बहुत पे अभी। बड़े मुकाम पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक बाढ़ प्रभावित गांव है, जहाँ से मैं निकला, सल्लेपुर। और वहाँ से निकल के मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर मैं पटना आया, स्ट्रगल किया, इंग्लिश
नहीं आती थी, तो सीबीएसई स्कूल में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। फिर इंग्लिश को सीखा और सीखने के बाद फिर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो स्पोकन इंग्लिश ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैं पार्ट 1 का स्टूडेंट था, मतलब ग्रेजुएशन पार्ट 1 में। जी जी। फिर उसके बाद से धीरे 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 और आके आया, फिर सेल्स की इंडस्ट्री में आया, टीम वर्क की इंडस्ट्री में आया और खूब रोड पे घूमा, मतलब खूब इन्विटेशन किया, खूब रिजेक्शन मिले सेल्स के अंदर, जो कॉमनली होता है, मतलब जनरली सही बात सबको है। मिलता है वो रिजेक्शन। फिर ऐसे धीरे 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 करते हुए मतलब कारवा चलता गया। तो ट्रेनिंग में आ गए, थोड़ा सा ट्रेनिंग देने लगे। फिर यूट्यूब की जर्नी शुरू कर ली लगभग 2018 के नवंबर में, आप मान लीजिए 19 से हम लोग ने शुरुआत कर दी। ठीक है। और फिर वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यूट्यूब पे 3 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे अच्छा। और वहाँ से काम और मिलने लगा, ट्रेनिंग का काम और मिलने लगा। तो यूट्यूब हम लोग के लिए एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यूट्यूब। हाँ, क्योंकि काम मिलने लगे। पहले काम मिलते थे, लेकिन जो लोग आपको जानते वही काम देंगे। सही बात है, सही बात। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद जब रीच हुआ, जब और लोगों ने वीडियोस देखनी शुरू की, तो हमारे पास काम आने लगा। और फिर भागलपुर में तब मैं रहता था और मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। आज हम नोएडा में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ। बस ये जर्नी। सर आप है ना सक्सेस पे काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी वीडियोस आपके वायरल जाते हैं। आपका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क और कभी ना रुकना। मीन्स आई हैव बिन वेरी हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने जो भी काम किया 100% किया, मैंने 99% कभी नहीं दिया। जो भी काम मिला मुझे, छोटा बड़ा कैसा भी काम, मैं किसी भी काम में आया तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि मैं क्या और दे सकता हूँ, कितना अच्छा कर सकता हूँ इस चीज़ को। आज भी जब मुझे कोई टॉक लेना होता है, कहीं वर्कशॉप में जाना है या कहीं भी, तो मैं बहुत प्रिपरेशन करता हूँ उसके पीछे। मैं नोट्स बनाता हूँ, सारी स्लाइड्स बनाता हूँ, उसमें चाहता हूँ कि और कंटेंट में क्या दे दूँ, क्या नया हो सकता है, खूब पढ़ना पड़ता है फिर मुझे। तो मैंने ये देखा कि थ्रू आउट माई लाइफ ऐसा नहीं कि मैं कोई अद्भुत सा आदमी रहा। मैंने खूब मेहनत करना जाना है, कि खूब मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए और रुकिए मत ज़िंदगी में। कई बार फेल हुए, कुछ करना चाहते थे, नहीं हो पाया। हाँ, तो डेस्टिनी आपके लिए ना रास्ता खोलते जाती है। जो इंसान नहीं रुकेगा उसके लिए रास्ते खुलेंगे। वो एक जगह गिरेगा, लेकिन अगर उसको उठना आता है तो फिर कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा उसको। तो बिल्कुल कभी एग्री रुक करता हूँ। गए नहीं हम लोग ज़िंदगी में, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, फेलियर से घबराए नहीं, ऐसा कभी शक नहीं होने लगा कि यार कुछ तो होगा, नहीं लगता है ज़िंदगी पर ये में। तो सबको होता है ना सर, आपके साथ में ऐसा क्यों नहीं होता था? मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें होती है। मेरा ना फिलॉसफी बहुत क्लियर था अच्छा। कि जो इंसान मेहनत करेगा उसको चीज़ें मिल जाएंगी। ये फिलॉसफी, ये जो बिलीफ है, ये मेरे अंदर था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो यार मेहनत करने वाले को कोई ना कोई चीज़, मुकाम हासिल हो जाएगी। हो सकता है कि मेरा जॉब ना हो या कहीं और मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो आगे तो आ जाएंगे अगर मेहनत करना हमने जारी रखा। जी। तो ये एक फिलॉसफी आप कह सकते हैं कि मेरे पास लाइफ की ये फिलॉसफी थी और इसमें मेरा गहरा विश्वास था, इस दर्शन में, कि जो मेहनत करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए शक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बेईमान था नहीं, तो मेहनत करना जानता था। तो उस मेहनत के चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर उठता गया। मतलब फेलियर से ऐसा नहीं हुआ कि शक होने लगे। अच्छा, फेलियर कब शक पैदा करती है? देखिए, फेलियर तब शक शक पैदा करेगी आपके अंदर जब आपने तैयारी बढ़िया नहीं की। सही बात है। जब आप तैयारी बढ़िया नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होता है कि यार मुझसे हो ही नहीं सकता, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। अब जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है वो भी फेल होगा, सही तो बात है। शक उसको नहीं होता कि मुझसे होगा कि नहीं, उसको दुख होता है। और दुख और शक में अंतर है। शक का मतलब अब आगे की यात्रा नहीं कंप्लीट होगी आपकी, क्योंकि आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा है बिल्कुल सही बात है। कि यार मुझसे होगा नहीं, यानी आप पोटेंशियल पे शक करने लगे हैं। तो जब आपको अपनी पोटेंशियल पे डाउट होगा तो आगे की यात्रा अब नहीं होगी, अब आप गिव अप करेंगे, रिटर्न करेंगे, लौट जाएंगे आप। जिस इंसान ने मेहनत खूब की है, ईमानदार रहा है, तो अगर 100 कदम की जर्नी है और 100वें पे जाके सफलता मिलनी है, तो वो 90 तक तो गया होगा, 80 तक गया होगा, 70 तक गया होगा मान के चलिए। तो उसको ये पता है कि इस बार 70 आया हूँ, 30 और आ जाऊंगा, फिर से मेहनत करके आऊंगा तो ये भी 30 नाप लूंगा। यहां तक आ गया ना 70। क्यों? उसको पता है कि कभी मैं 10 पे था, आज 70 पे आ गया हूं। तो वो ये देखता है कि था कहां और कहां आ गया हूं। तो वो ये नहीं दिखता कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। उसे पता है कि मैं यहां था और यहां आ गया, तो यहां से तो अब इतना ही बचा है, तो सही बात और है। मेहनत कर लूंगा
तो काम हो जाएगा। तो देखिए, शक नहीं करना है, दुख करना है। अफसोस तो होना चाहिए, दुख तो होना चाहिए, ताकि वो आपको और अच्छा प्रिपरेशन करवाएगा फिर। यहाँ पे है ना सर, मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं पहली बार अपने नेशनल रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा था, तो 6 महीने मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मतलब लगभग 10,000 बार। माय गॉड, और जब मैं जितने में मास्टरी हो जाती है। हो जाती है ना सर, तो जब मैं रिकॉर्ड बनाने गया, तो वो फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का रिकॉर्ड था। उसमें मेरी जो टाइमिंग आई थी, वो आई थी 4:42, 4 मिनट 42 सेकेंड्स। गुड। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि मेरा रिकॉर्ड बन गया। मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, वो रिकॉर्ड कंसीडर नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ एक अप्रिशिएशन लेटर मिलता है कि ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड हम तब कंसीडर करेंगे जब आप इसको 3 मिनट में करके दिखाएंगे। सर, यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पे डाउट भी हो सकता था, और यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यार नहीं, इससे आगे जा सकते हैं, पर इससे आगे कैसे जाएं? 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं, अपना 100% नहीं 1000% दे चुका हूँ। तो एक बार तो मन आया कि रिकॉर्ड को बदल लेते, किसी और पे प्रैक्टिस करते। फिर दूसरा, वो एक होती है ना इंट्यूशन, नहीं, 4 मिनट 42 सेकेंड को हम इसको ब्रेक करके रहेंगे। सर, अगले 6 महीने तक और प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, जो टारगेट मुझे 3 मिनट का दिया गया था, वो मैंने 1 मिनट 36 सेकेंड में करके दिखाया। ओह माय गॉड। और वो रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मतलब क्या बात जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको आगे बहुत आगे बढ़ाता है। सर, आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, हालांकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं। क्या आप भी, आपका नज़रिया मैं जानना चाहता हूँ, ताकि पॉडकास्ट में सभी देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को लेकर मतलब आप क्या सोचते, क्या है और ये कैसे काम करता है? एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो आप देखेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है तो आपको मिलेगी भी नहीं। सही बात है। सपोज आपका ये मोबाइल है और इस स्टूडियो में ये गुम हो जाए, तो ये मिलेगी कब? जब दिखेगी। बिल्कुल सही बात अच्छा, जब तक नहीं दिख रही तब तक नहीं मिलेगी। लाइकवाइज हमारी जिंदगी है कि जो दिखेगा आपको वो फाइनली आपको मिल पाएगा। ये जितने भी अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये कर क्या रहे हैं कुल मिला के? आपके ही दिमाग में, आपके ही मन में एक पूरा इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी का। चाहे वो कोई गोल हो सकता है, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है। और ये जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि मैं खुद को वहाँ देख रहा हूँ, खुद को वहाँ महसूस कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से जब तक ये एक छोटी सी चीज़ है, सही बात है। ये छोटी सी चीज़ है, ये विजिबल है, ये है, टेंजिबल है, लेकिन ये भी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको ना दिखे। बिल्कुल सही तो बात जो है। है ही नहीं, अभी जो आया ही नहीं है, वो कैसे मिलेगा अगर वो ना दिखे? जो है वो भी नहीं दिखे तो नहीं मिलेगा, तो अभी तो वो है ही नहीं। जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अभी तो विजिबल नहीं है, अभी तो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं है मटेरियल फॉर्म में। तो जब तक वो मेंटल दुनिया में, आपको इस दिमागी दुनिया में जब तक वो क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा, तब तक उसका मेटेरियलाइज होना बहुत मुश्किल है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी? 2-3 चीज़ें हैं, राइट। एक तो कॉमन है, जो अफर्मेशन भी है, जो विजुअलाइजेशन है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है राइटिंग। मुझे लगता है लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लिखते हैं? हाँ, कई चीज़ें, चाहे वो इनकम का टारगेट हो या कोई और चीज़ हो, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे सच में पाना है, तो जो एक एक पूरा एक फॉर्मूला है कि नहीं, कि आप उसको कर चुके हैं इस भाषा में जो लिखी जाती है, राइट, कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, आई हैव डन दिस, मैंने ये कर दिया है, जो कुछ भी है। लिखना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि लिखते वक्त आप उसको देख भी रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लिखते वक्त आपका पूरा दिमाग वहाँ पे है, आप, मुझे लगता है आपका सारा अस्तित्व वहाँ पे समाहित है। तो जो आप लिख रहे होते हैं उसको आप विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ लिखने से ठीक हो सकती है हमारी ज़िंदगी की। तो लिखना, विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिस है जो कई बार हम सबके डेली लाइफ में नहीं आ पाती, लेकिन मुझे अभी भी यह विश्वास है कि अगर कोई 2 मिनट भी रोज़ विजुअलाइज करने लगे उस ज़िंदगी को जो वो सच में अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो वो इसलिए ये कर पाएगा क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो सारे विचार उससे रिलेटेड ही पैदा होंगे। अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं
तो उससे रिलेटेड आपके अंदर विचार पैदा हो रहे हैं। आप कोई इमेज देखिए, कोई चित्र देखिए, कोई पेंटिंग देखिए, कोई अच्छी चीज़ देखिए, कोई बुरी चीज़ देखिए, दोनों में ही विचार बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे विचार पैदा होंगे, जैसे थॉट्स आएंगे, वैसा इमोशन क्रिएट होगा, वैसी सही बात। एनर्जी आप जनरेट करेंगे। जैसी एनर्जी होगी, जैसी इमोशन होगी, वैसे ही फाइनली एक्शन लेंगे ना आप। एक्शन तो ड्रिवन है इमोशन से, कि मेरे अंदर जैसा इमोशन पैदा होगा वैसा ही एक्शन में ले पाऊंगा। अगर मैं दुखित हूँ और आप मुझे कहें कि डांस करो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दुखित हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ कोने में, मुझे कहिए रोने के लिए, मैं रो लूँगा, राइट। अगर मैं बहुत खुश हूँ और आप कहें कि नहीं नहीं अब आप ऐसे सिकुड़ के बैठो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया, मैं खुश हूँ, तो आई विल एंजॉय दिस। तो हमारे सारे एक्शन इमोशन से ड्रिवन है, ये इमोशन थॉट से ड्रिवन है, और ये थॉट्स इमेज से ड्रिवन है। कि मैं कुछ देखूंगा तो वैसे थॉट्स पैदा। तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, रोज रोज लिख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं बार बार अपने दिमाग में, तो विश्वास मानिए एक ना एक दिन आपको एक्शन लेने पे ये चीज़ें मजबूर भी कर देंगी। सही बात है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सिर्फ कोई विजुलाइज भी करता रहे ना, सिर्फ वो अभी एक्शन भी नहीं ले रहा, लेकिन दिन रात विजुलाइज कर रहा है कि भाई मेरे को तो आईएएस ऑफिसर, उसको वो गाड़ी दिख रही है, उसको वो ऑफिस दिख रहा है, उसको वो टेबल दिख रहा है, उसको वो कुर्सी दिख रही है, उस पर वो बैठा हुआ है, लोगों के ग्रेवेंसेस सुन रहा है, शिकायतें सुन रहा है, उनको दूर कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कट एंड क्लियर। कोई स्टार्टअप में है, उसको सब कुछ दिख रहा है। विश्वास मानिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सोचो, सिर्फ देखो, सिर्फ सोचो, सिर्फ देखो। मैं कह रहा हूँ एक्ट भी मत करो, और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम खुद को एक्शन से रोक के दिखाओ। बिल्कुल सही बात। आज नहीं तो कल एक्शन लोगे ही लोगे। ऑटोमेटिक है ना भैया, जो आपके अंदर ये थॉट्स की एनर्जी है वो तो आपसे काम करवा लेगी ना। एक्शन तो मुझे लगता है कि एक बाई प्रोडक्ट है हमारे विचारों का, हमारी एनर्जी का बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल एक नया नज़रिया दिया है सर आपने, बिल्कुल नया नज़रिया। तो दिस इज हाउ आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। सर मेरा एक दोस्त है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, वो आपकी वीडियोस देखता है, बहुत सारी वीडियोस देखता है। तो मैंने बताया था कि सर के साथ में मेरा पॉडकास्ट है। सर वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। और एक रियल लाइफ एक सिचुएशन लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कैसे बाहर आया जाता है उस सिचुएशन से। तो वो इतना टैलेंटेड है, मतलब मुझे लगता है कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, उसके इतने बड़े सपने हैं, लेकिन वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया। उसकी शादी हो गई है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गया, और वो रिलेशनशिप जब से आया है तब से वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, और उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। मैं यहाँ पे आपका नज़रिया जानना चाह रहा हूँ कि वो अपने सपनों को छोड़ दे या उस रिलेशन को छोड़ दे जिसमें बीच में बच्चे भी हैं, है ना, या उनको मैनेज करे। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, चूँकि जो इंसान इस सिचुएशन में होता है वो बेहतर जानता है कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। पहली चीज़ है कि अगर हम किसी भी रिलेशन में, आप और मैं अगर एक रिलेशन में हैं और हमारा अब नहीं बन रहा, ठीक है, राइट, अब हमारा अच्छा नहीं चल रहा, लाइक व्हाटएवर, तो विश्वास मानिए उसके कुछ कारण रहे होंगे। सही बात है। अचानक से हम और आप यहाँ बैठ के एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। ट्रू। इसके लिए कोई सिचुएशन चाहिए, इसके लिए कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तो हम और आप एक दूसरे से झगड़ सकते हैं। अचानक से नहीं झगड़ सकते, राइट। सही बात है। तो कुछ तो कारण होंगे। पहला स्टेप है, चूंकि वो अब शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस रिश्ते को बचाया जाए। द फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट। ठीक है। द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम उस रिश्ते को कैसे और बेहतर या कैसे बचा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो पहली चीज़, रीजंस लिखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, चीज़ें कहीं से तो गड़बड़ हुई होंगी, उस वेरी पॉइंट तक पहुँचें कि ये शुरू कब हुआ, क्या बदलने लगा, क्यों बदलने लगा, हमारा बिहेवियर अगर बदला, हमारी सोच अगर बदली, तो क्या रीजन रहे हैं। पहली चीज़ कोई कि आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, रीजंस आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि क्या रीजंस रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये एक, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम होगा। डायग्नोसिस सबसे बड़ी चीज़ है, बीमारी नहीं। बीमारी बहुत आसान है, बीमारी का कारण पता करना ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे बड़ा टास्क यही है। बीमारी का इलाज आसान है,
बट कारण पता करना ये मुश्किल काम है। तो प्रॉब्लम सब आसान है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है, क्यों वो पनप कहाँ से रही है। तो पहली चीज़ होगी कि आपको देखना होगा कि रीजंस क्या है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या कोई गुंजाइश है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1% भी गुंजाइश है किसी चीज़ के ठीक होने की, तो आप 100% फेथ के साथ एफर्ट लगाएं। क्या बात है। क्योंकि यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। तो अगर रिश्तों की बात है और 1% भी गुंजाइश है, तो आप 100% एफर्ट देने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये शुरू से ही रिलेशन ऐसा था, द क्वेश्चन इज दिस, या कभी तो ठीक था। शुरुआत में ठीक था। हाँ, कोई भी चीज़ शुरुआत में ठीक ही होती है लगभग। लव मैरिज है। हाँ, ओ माय गॉड। तो खराब हम बना लेते हैं उसको, है ना। चीज़ें कई बार बहुत आसान होती है, कॉम्प्लिकेटेड हम कर हम देते बना हैं। लेते हैं। एक सॉरी बहुत आसान चीज़ है, हमारा घमंड उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि मैं क्यों बोलूँ, आप बोलिए, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, लाइक, या बहुत सारी चीज़ें मन में ऐसे पैदा होने लगती हैं। तो कई बार रिश्तों के बीच में ईगो आके खड़ा होता है, आप या वो सामने वाला झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब दोनों ही लोग अड़े रहेंगे तो कोई रिश्ता नहीं चलेगा। एक आदमी को झुकना पड़ता है, यहाँ तक कि तब भी जब उसकी गलती ना हो। क्या बात है सर, सही बात। इफ़ आई लव यू, अगर मैं सच में आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं इस बात पे थोड़े अड़ूंगा कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों झुकूँ। अरे, अगर मैं आपको सच में मोहब्बत करता हूँ, तो झुक जाने से भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी भाई। इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा सॉरी कहना अगर मेरे प्रेम को बचाता है, तो मैं ऐसे सॉरी सैकड़ों बोल सकता सैकड़ों हूँ। बोल सकता हूँ। लेकिन प्रेम बचना चाहिए, और समझाना बाद में होता है। उस टाइम में आप नहीं समझा सकते जब आदमी समझने को तैयार ही नहीं है। आपको जब अपनी गलती दिख ही नहीं रही, अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तब मैं चाहूँ कि नहीं नहीं तुम अभी सॉरी बोलो। तुम भाई आप तो समझ ही नहीं रहे, अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग है। तो मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, बाद में एक दिन समझा दूंगा आसानी से आपको कि चीज़ें ऐसी हैं या ऐसी होनी चाहिए या इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजंस वो फाइंड आउट करें, उसके बाद से थोड़ा सा ये देखें कि कहीं हमारे रिश्तों में कहीं हम ही तो नहीं प्रॉब्लम हो गए, हमारी ईगो, हमारी चीज़ें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगली चीज़ है कि किसी का हेल्प ले लें, किसी साइकोलॉजिस्ट का, किसी रिलेशनशिप जो एक्सपर्ट हैं उनका हेल्प लेने से ना डरें। कई बार ऐसे रिश्ते जो तलाक तक चले गए थे, वो सही हेल्प से ठीक हो गए, फिर से बेहतर हो गए। सही बात। तो हेल्प लेने से ना डरें, मतलब कंसल्टेशन लेने से ना ना डरें। डरें। इसमें कोई शेमफुल बात नहीं है। हम और आप कहीं उलझ गए तो किसी तीसरे से तो मिलेंगे ना भाई, जो हमें ठीक कर सकता हो। बिल्कुल सही तो बात हम है। किसी तीसरे से मिलेंगे, दैट्स इट। तो आप कंसल्टेशन ले। और सपनों और रिश्तों के बीच में जो चीज़ आड़े आ रही है, वो है कि इमोशनल स्टेट खराब हो रहा है, और वो रिलेशन के चलते हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, ड्रीम्स प्रॉब्लम नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब हो रहा है कि हमारा जो रिलेशन है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, वही ठीक नहीं चल रही। तो पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही, तो प्रोफेशनल लाइफ भी वो ठीक नहीं हो सकती। वहाँ आप परफॉर्म बढ़िया नहीं कर सकते। दस द टफेस्ट जॉब, हो ही नहीं सकता वो। तो आपको पहले यही ठीक करना होगा, और ये ठीक कर लेंगे तब जाके आप ड्रीम्स और अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया कर पाएंगे। मुझे लगता है पहला प्रायोरिटी होना चाहिए इसे बचाना। द लास्ट ऑप्शन शुड बी कि भैया ठीक है तब जब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत आखिरी चीज़ है भाई, इसको करने से बचना चाहिए। सर किसी ने बताया आप मतलब लव गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपका है ना एंगल जानना चाह रहा था, नज़रिया जानना चाह रहा था रिलेशनशिप पे, है ना। नहीं, रिलेशन मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये सारे मतलब जितने भी आपके पास पैसे हैं, शोहरत है, सारी चीज़ें हैं, जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं है अगर आपके पास कुछ खूबसूरत रिश्ते नहीं हैं। क्या बात है, तो क्या ये सब तो फालतू है ना। अगर आपको सब कुछ दे के एक टापू पे भेज दिया जाए, और जितनी आज अडानी की दौलत है, अंबानी की, उन दोनों को जो जोड़ के और आपको उतनी दौलत देके और एक टापू पे उससे भी बड़ा, हाँ, घर और सब कुछ तो टापू पे भेज दिया जाए, लेकिन बोला जाए सिर्फ आप रहेंगे वहाँ और कोई नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे सर, पागल हो जाएंगे। सही हम बात। रिश्तों के चलते ज़िंदा हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी में रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। शशि सर आपने बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाए हैं, अचीव किए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ
कि गोल सेटिंग कैसे की जाए, साइंटिफिक तरीके से गोल सेटिंग कैसे की जाए, और ना केवल सेट करना, उसको अचीव कैसे किया जाए। सबसे पहले तो क्लैरिटी लाइए कि आपको जो चाहिए क्या सच में चाहिए। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस, हम गोल्स बना के फेल क्यों होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गोल्स बना लेते हैं, जिनको पता है कि गोल्स ऐसे बनते हैं, वो ये लिखना नए है, साल पे हर कोई हाँ बनाता है। डेडलाइन बनाना हाँ है, ये हाँ लिख हाँ लेना हाँ। है, छोटे छोटे स्टेप्स बना लेने, ये भी पता है, ये तो पुरानी बातें हो गई कि हाँ स्मॉल स्टेप्स में इसको बदल दो, एक ही बार में बड़ा मत देखो, या बड़ा देख रहे हो तो उसको छोटा छोटा कर दो, स्मॉल टारगेट्स ले लो, उसको अचीव। फिर भी नहीं होता, फिर भी लोग फेल होते हैं, फाइनली फेल होते हैं। 90% लोग गोल बना के भी फेल होते हैं इस दुनिया के अंदर। उसका रीज़न है उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या ये सच में चाहिए, क्या सच में आपको वो चाहिए जो आपने लिखा है, क्या आप सच में सीरियस हैं उसके बारे में, क्या सच में आपका कनेक्शन है, क्या पैशनेट हैं उस चीज़ को लेके। अगर यही क्लैरिटी नहीं होगी तो आप गोल कितना भी बना लें, आप डेडलाइन कितना भी तय कर लें, आप कर नहीं पाएंगे फाइनली। क्लैरिटी कैसे लेके आए सर? हाँ, क्लैरिटी तब आएगी जब आप खुद से सवाल करेंगे, खुद से बातें करेंगे। क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या ये आपको चाहिए, और अगर ये मुझे ना मिला तो दैट विल ब्रिंग द क्लैरिटी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन से कि अगर आप मुझे ना मिले तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है अगर मुझ पे, तो मैं तो नहीं करता जी आपसे मोहब्बत। अगर मैं किसी भी चीज़ से मोहब्बत करता हूँ और उसको पाना चाहता हूँ, तो मैं उसको खोने से डरूंगा, या उसको ना पाने का एक दुख होगा मेरे ऊपर, राइट? सही बात है। हाँ। अब ये नहीं है कि भाई कोई अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको वो ना मिले तो वो सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चल जाए, नॉट इन अ नेगेटिव वे। द थिंग इज कि अगर मुझे ये चीज़ ना मिली तो मुझे कैसा लगेगा? अगर इस दुख का कोई पता नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उस एफर्ट्स के साथ उस काम को कर पाएंगे या उसके लिए लग पाएंगे। ठीक है, ये तो ज़िंदगी है, एक चीज़ ना मिले तो हम अगली चीज़ पे देखेंगे, राइट? कोई बात नहीं है, मुझसे ये नहीं हुआ मैं कुछ और कर लूँगा, वो नहीं हुआ कुछ और करूँगा, इट्स ऑल गुड। लेकिन फिर भी गोल के लिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ना हुआ तो, ये ना मिला तो लॉस का कुछ कनेक्शन है कि नहीं दिल से, कुछ इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं? अगर इमोशनल कनेक्शन है लॉस का, यानी आपको वो चीज़ चाहिए, यू वॉन्ट दैट, यू ट्रूली वॉन्ट दैट, आप सच में वो चाहते हैं। और अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब लॉस का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मिल गया तो भी ठीक यार, ना मिला तो भी तो भी ठीक, ठीक। कोई बात नहीं भाई, जिम में ठीक है, बॉडी बन गई तो भी ठीक, ना बनी तो भी ठीक, वेट कम हो गया तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, राइट? यूपीएससी निकल गया तो भी ठीक, ना निकला तो भी ठीक, स्टार्टअप चल गया तो भी ठीक, ना चला तो भी ठीक। तो यानी कोई कनेक्शन नहीं है भाई आपके पास। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि क्या अंदर से वो चीज़ चाहिए, और कोई चीज़ आपको अंदर से सच में पसंद है या नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप भावनात्मक तौर पे कितना जुड़े हुए हैं उस चीज़ से। इमोशनल कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, क्या मैं उससे इमोशनली कनेक्टेड हूँ? अगर मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ तो उस चीज़ के जाने का दुख होगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, हर रोज़ न्यूज़ आते हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, हादसा हो गया। आप रोते नहीं है साहब, आप थोड़ा सा ठीक है, एक सभ्य इंसान के तौर पे आप थोड़ा से दुखित हो सकते हैं, थोड़ा सा शोक व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं या बहुत रो रहे हैं आप। लेकिन आपका कोई अपना चला जाए, राइट, तो फिर आपको उसका दुख होता है, आप रोएंगे, आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आपको वहाँ से बाहर निकालना होगा, राइट? क्योंकि उसके जाने का, उस लॉस का एक इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ। द सेम थिंग शुड हैपन विद आवर गोल्स ऑल्सो, राइट? जो भी आपके ड्रीम्स हैं, क्या वो सच में आपके ड्रीम्स हैं? क्या आप सच में आपको वो चाहिए? अगर सच में चाहिए तो आपको कोई टेक्निक नहीं चाहिए साहब, आप रास्ता बना लोगे। जिसको हिमालय पे जाना था सबसे पहली बार, सही बात। भाई उसको जाना था, दैट्स इट। रास्ता थोड़े बना हुआ था, उसने रास्ता बनाया। इस दुनिया में जितनी बार भी कोई पहला काम हुआ है, जिसने पहली कार बनाई होगी, जिसने पहला एरोप्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स, जिसने पहली साइकिल बनाई, साहब उसको बनाना होगा, उसको सच में चाहिए था, तो रास्ता भी नहीं था तो उसने रास्ता बना लिया। आप जो चाहते हैं उसको लाखों लोग पहले से अचीव कर चुके हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, सही बात है। यानी आपको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। यानी आपको चाहिए ही नहीं साहब।
आप क्या चाहते हैं? यहाँ इतने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो क्या चाहते हैं? क्या वो कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया में नहीं है? तो बहुत कम होंगे ना साइंटिस्ट एंड ऑल जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे होंगे जिसका दुनिया में आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। बट ज्यादातर लोग कौन होंगे? 99% लोग तो वही है ना जिनको वही चाहिए जो किसी को मिल चुका है। बिल्कुल सही बात। तो यानी मिल चुका है, यानी रास्ता बन चुका है। रास्ता बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप नहीं पहुंच रहे। भाई आपको चलना ही नहीं है, आपको वहां पहुंचना ही नहीं है। आपके पास गाड़ी है, रास्ता है, पेट्रोल है, सब कुछ है, आपके सर में पहुंच नहीं पा रहा सर 4 साल से। अबे तू चलाएगा तब तो पहुंचेगा। पहुंचना ही नहीं चाहता तू। आप सच में चाहते हैं कि नहीं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे सच में चाहिए? उसके बाद के जितने भी स्टेप्स है वो तो बाकी अपने आप होते चले जाते आप हैं। खुद ही क्रिएट कर लोगे साहब। आपका व्हाट एंड वाई क्लियर होना चाहिए। आपका जुनून आपके लिए सारी मुश्किलों को मतलब हटा सकता है आपके रास्ते से। लेकिन वो जुनून जो है ना, वो मोहब्बत है अपने गोल से, अपने सपनों से, अब वो है कि नहीं, वो तो आपका अपना इनर ऑब्जर्वेशन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं आपकी हर बात पे एग्री कर रहा हूँ सर। मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेशनल रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, कुछ भी कोई भी स्टेप नहीं पता था। रिकॉर्ड बना के सिर्फ मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था किसी बंदे ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अब मुझे बताएगा कौन? मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, कौन बताएगा? आसपास किसी ने बनाया नहीं है। और उस टाइम तो सर साइबर कैफ़े होते थे, नेट होते थे, और जो मेरे घर से कम 3-4 किलोमीटर दूर होता था, है ना, तो मैं पैदल जाता था साइबर कैफ़े, वहाँ पे सर्च करता रहता था। फिर मैंने जैसे तैसे करके जो रिकॉर्ड बनाना था उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस फाइंड आउट किया, फिर वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके उनसे पता करके आया कि रिकॉर्ड कैसे बनता। वो बोले बड़ा पागल आदमी है, मतलब आप यहाँ की ये पूछने हैं रिकॉर्ड कैसे बनता है? ऑफिस में सीधे पहुंच गए आप, है ना। माय गॉड। और फिर उन्होंने स्टेप बताए, उसके बाद में आज इतने रिकॉर्ड्स हैं। तो आपने रास्ता खोज लिया ना। सही बात है। जब तक आपकी इंट्यूशन, जब तक आपका व्हाट एंड वाई क्लियर नहीं हो, बाकी सारे तो स्टेप्स हैं जो अपने आप आपकी एनर्जी का राज क्या है सर? मतलब आपके वीडियोस में आपकी मतलब ऐसा लगता है कि क्या आ गया सर में। जो मोहब्बत है अपने काम से, लोगों से, जिन लोगों के लिए मैं बातें करने जाता हूँ, जो लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं 100% दूंगा तो कुछ ना कुछ इनके जीवन में बदल सकता है। तो जो काम मैं करता हूँ वो दिल से करता हूँ, और मुझे बहुत मोहब्बत है अपने काम से। तो मुझे लगता है कि प्रेम ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगर आप देखिएगा कोई इंसान जो प्रेम में होगा ना, वो ऊर्जा में होगा, उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होगी। तो अगर और कोई इंसान मजबूरी में अगर कोई काम कर रहा है तो वो बड़ा ही आपको ना मतलब लो एनर्जी में मिलेगा, क्योंकि वो मजबूरी में कर रहा है, वो मोहब्बत में वो काम ही नहीं कर रहा। सही बात है। तो जैसे ही आप किसी काम को जबरदस्ती कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी को खा जाता है। और जब आप प्रेम में होते हैं और तब काम करते हैं तो काम करने से और एनर्जी पैदा होने लगती है, तो और एनर्जेटिक महसूस करते हैं आप। आपने पूछा ना एक बात की कैसे पता चलेगा कि मैं दिल से वो चीज़ चाहता हूँ, ये भी एक अच्छा उसका तरीका है कि अगर किसी काम को करते वक्त आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, और 4-5 घंटे काम कर लिया और ऐसा नहीं कि एनर्जी कम हो गई और बढ़, मतलब आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ते जा रहा है। अगर कोई भी काम आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है, आप उस काम के लिए बने हो सर। लेकिन ऐसा भी होता है ना सर, कई सालों से हम वो काम कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सालों से करने के बाद बोर होने लग जाते हैं। क्या वो बोरियत नहीं आती? बोरियत किस चीज़ से आती है ये समझिए। बोरियत आती है एक ही चीज़ को बार 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 अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो बोरियत आती है। लेकिन जब आप मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझे पब्लिक स्पीकिंग एंड मोटिवेशनल, तो जब आप कंटेंट बदल देते हैं, जब आप नई स्टोरीज, नए दर्शन, नए टेक्निक्स, नए प्रिंसिपल्स, तो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे। अब हम लोग अगर किसी सेशन में जाएं और हमारे पास कोई नया कंटेंट है, कोई नई स्टोरी है, हो सकता है आप जानते हो लेकिन मेरे लिए नया है, तो आई विल बिकम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा। तो कुछ कुछ नयापन लाना होगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें नयापन नहीं ला रहे, कुछ क्रिएटिविटी आप ऐड ऑन नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप बोर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग बोर हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, क्योंकि उनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नया कर ही नहीं रहे। एक कॉन्सेप्ट ले लिया, एक ही चीज़ ले ली, एक ढर्रा, बस उसी को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बोर हो जाएं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ना ऑडियंस आपकी बदलते रहती है, तो इसलिए भी आपको बड़ा मज़ा आता है कि भाई नए लोग आ गए। ठीक है, आपने ये बात की थी, हम लोग तो टीचिंग से निकले हैं, तो एक ही क्लास होता था लेकिन वो अलग अलग बैच आप पढ़ा रहे हैं,
तो ये जो बच्चे पढ़ के निकल गए, अब वो दूसरे बच्चे आए, तो उनके लिए अभी भी वो नया है, राइट, तो वो अभी भी उसमें मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंसान का देखिए ये स्वभाव है कि वो नई चीज़ें करना चाहेगा, और अगर ये बोरियत ना हो तो कोई नई चीज़ पैदा भी नहीं होगी। इसलिए ये बोर होना भी बहुत बुरा नहीं है, बोर होके रुक जाना बुरा है। बिल्कुल सही बात है। बोरियत तो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है बोर होना, लेकिन बोर होके रुके ना। बोर होना ना आपकी क्रिएटिविटी का कारण होना चाहिए कि लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करते हैं यार, मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ करते हैं, तो ठीक है। आदमी बोर नहीं होगा तो नई चीज़ें पैदा भी नहीं होंगी। कोई ना कोई साइकिल से बोर हो गया होगा, बिल्कुल सही बात। तो मोटरसाइकिल लेके आया होगा। पंखे से बोर हो गया होगा तो एसी लाया होगा, राइट। बिल्कुल 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 सही। सीढ़ियों से कोई बोर हुआ होगा तो लिफ्ट लाया होगा। बोर तो होना जरूरी है, ठीक है, ये अपने आप को अपग्रेड कर दे रहे हैं। अपग्रेड होंगे आप, अच्छी बात है। आप स्टेज पे जाते ही है ना, मोटिवेशन की आग बन जाते हैं, मतलब बेहतरीन वक्ता है। तो अगर किसी को, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो आपकी तरह एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? बस पहली बात वही कि आप सच में बनना चाहते हैं। The first thing is that right, कि क्या आप सच में बोलना चाहते हैं? क्या ये आपके अंदर की आवाज़ है कि आप सच में स्पीकर बनना चाहते हैं, या मुझे देख के आपको लगता है कि या स्टेज पे जो फेम मिलता है उसको देख के आप बनना चाहते हैं, या फिर आपको ये जो तालियां बजती हुई सुनाई देती हैं उसको देख के, या फिर जो फूल माला लोग पहनाते हैं, लोग आके ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, इसके चलते आपको लगता है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या स्पीकर बनना है? अगर ये है तो मत बनिए। अगर आपके अंदर की आवाज़ है कि नहीं नहीं मुझे बड़ा मज़ा आता है, या मुझे मज़ा आएगा, आता भी नहीं है, आएगा, मुझे ऐसा लगता है, राइट, दैट आई बिलोंग टू स्टेज। भले ही आज आप डर रहे हैं, आप स्टेज पे जाते कांपते हैं, बट इवन दो यू फील दैट नो नो आई बिलोंग टू स्टेज, मैं हूं तो यहीं का आदमी यार, मैं इसके लिए बना हूं, ये अंदर में इंट्यूशन तो आएगा ना। एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए, आप किसी शेर को बचपन से, यहाँ तो है ही बेचारा ये, अब मान के चलिए बच्चा है, एकदम बच्चा, अभी पैदा ही हुआ, एंड सपोज आप लाए और इस कमरे के अंदर आपने इसको बंद कर दिया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और 20 साल या 10 साल 5 साल कितना जीते मुझे ये नहीं पता राइट ना, जितना भी मान के चलिए 5 साल 6 साल 10 साल आपने इसको वहीं रखा, कहाँ, पिंजड़े में। तो क्या एक दिन आप ताला वाला खोल के आराम से बैठेंगे कि भाई अब तो ये बचपन से यही है, आप क्या टेंशन है, राइट? जिस दिन ताला खोल दिया उस दिन ये दिखा देगा शेर। ओके, इसका क्या मतलब है कि जिंदगी भर भी अगर आप किसी शेर को बचपन से ही उठा के आप उसको पिंजड़े में क्यों ना रख दो, लेकिन फिर भी उसको पता है कि मैं यहाँ का हूँ नहीं, वो जानता है मैं कहीं और को बिलोंग करता हूँ। जिस दिन आप एक मौका दोगे वो वहाँ से निकल जाएगा और आपके लिए भी डेंजर साबित होगा। इन द सेम वे, अगर आपको ये महसूस होता है कि यस आई बिलोंग टू स्टेज, मैं यहाँ के लिए बना हूँ, मैं सच में बोलना चाहता हूँ, मैं सच में लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, तो पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट स्टेप दैट यू आइडेंटिफाई कि क्या आप सच में चाहते हैं। द सेकेंड, प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करें, और कोशिश ना करें कि किसी बड़ी जगह पे बोलना है। पहले तो आप फैमिली वाले को बैठाओ, उनके सामने बोलो, रील्स बनाओ, छोटे छोटे स्क्रिप्ट 30 सेकंड के, 45 सेकंड के, याद करो, लिखो, याद करो, स्क्रिप्ट को रट्टा मारो। ये शुरुआती प्रोसेस में सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं शुरू से ही ऐसा करो, वो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी समझ भी है। पब्लिक स्पीकिंग में शुरू में 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, या मान के चलिए 1 मिनट का, भाई लिखो, रट्टा मारो। बचपन में तुम्हें इतिहास और क्वेश्चन आंसर याद कराए गए थे ना, आंसर्स याद करते, करो 30 सेकंड का, और करके फिर बोलो, रिकॉर्ड करो, फिर डालो, फिर देखो, ऑब्जर्व करो क्या गलती हुई, और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ थोड़ा सा, राइट। और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतने बेहतर आप वक्ता बनेंगे। कोई जादू नहीं है, एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, कहानियां सुनाइए। 4 लोग को बैठा दो, तो मैं कहानी सुनाता हूँ, इतनी सारी कहानियां दुनिया में, कहानियां सुनाइए, ये आपको वक्ता बना देगी। क्या बात है, कहानियां सुनाइए। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सुनाइए, बैठो, अपने परिवार वाले को बैठाओ, 10 दोस्तों को बैठाओ, उनको कहानियां सुनाओ कि मुझे ना एक स्टोरी टेलर बन जाइए, आप धीरे धीरे वक्ता हो जाएंगे।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं. फाइनली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि खूब प्रैक्टिस कीजिए और कहानियाँ सुनाइए, कोई घटना सुनाइए, अपनी ज़िंदगी का भी सुना सकते हैं, किसी और की ज़िंदगी का सुना सकते हैं, बट कहानी सुनाने वाला आदमी बन जाइए, आप बहुत अच्छा बोलने लगेंगे. सर आप इतने सारे यूथ से मिलते हैं, लाखों यूथ से मिलते हैं, उनकी क्या कमी देखते हैं आज के दिन आप? फोकस नहीं है, दे आर नॉट फोकस्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में. तो वो जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी में मिल जाए, शॉर्टकट में लगे हुए हैं. ज़्यादा पेशेंस नहीं उनके पास, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊं. उनको लगता है कि कोई चीज़ 1 साल में हासिल हो जाए, वो जल्दी हासिल हो जाए. तो उनको लंबा 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये जो टाइम पीरियड है, इस मतलब एक लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता नहीं है. नहीं है। वो चाहते हैं जल्दी 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 कोई चीज़ हो जाए. तो आज का यूथ जबकि बहुत पोटेंशियल में आ गए, क्रिएटिविटी में भी बहुत आगे, अगर वो सिर्फ फोकस्ड हो जाए और उसमें पेशेंस हो, वो कुछ भी कर लेगा. लेकिन वो फोकस नहीं होता, आज ये कर रहा है, कल वो करेगा, परसों ये करेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी उसको चाहिए. सही बात तो है। जल्दी में तो रिजल्ट आएगा नहीं. तो जैसे ही रिजल्ट नहीं आया उसको वो स्विच कर देगा, कहा कि ये नहीं हो रहा, अब ये करूंगा, अब ये नहीं हो रहा, ये करूंगा. ऐसे नहीं चलता. आपको एक लंबा टाइम देना पड़ता है. किसी भी चीज़ की मास्टरी हासिल करने के लिए आपको कम से कम 5 साल देने पड़ते हैं. अगर आप किसी चीज़ की मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स फोकस्ड होकर आपको उस काम पे लगना होगा, कंप्लीटली फोकस्ड होके, तब जाके आप सफल होंगे. अगर आप तुरंत तुरंत छोड़ेंगे तो भी बड़ा मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि यूथ्स अगर फोकस्ड हो जाएं और थोड़ा सा अवेयर हो जाएं अपने वक्त को लेके कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है. अभी इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. यू डोंट इवन नो कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है. 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वक्त का पता ना चलना, वक्त जा कहाँ रहा है. तो हर आदमी को अवेयर होना होगा कि उसका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है टाइम राइट. आज उसका दिन भर कहाँ गया, कल उसका दिन भर कहाँ गया था. अगर वक्त का पता नहीं चल रहा तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से फिसल रही है, धीरे धीरे निकल रही है. आपको पता थोड़े चलता है कि आप 35 साल के हो गए, आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो, 65 साल का आदमी हो जाता, उसको पता कहाँ चला, उसे लगता कल ही की तो बात है. तो ज़िंदगी जब निकल रही होती है तो वो पता नहीं चलने देती कि निकल रही है, और ज़िंदगी वक्त ही है. तो मैं तो कहूँगा कि वक्त को लेकर आदमी अवेयर हो जाए. आज का यूथ अगर थोड़ा सा अपने टाइम को लेकर अवेयर हो जाए और खुद से सवाल करने लगे सोने से पहले कि आज मैंने क्या किया जिसने मुझे अपने गोल के करीब ले जाने में सहायता की. व्हाट आई डिड, हाउ प्रोडक्टिव आई वॉज. सोने से पहले खुद से पूछे आज मैं कितना प्रोडक्टिव था, मैंने कहाँ टाइम लगाया और क्या उससे मेरे गोल का कोई कनेक्शन था. दैट्स इट. और ये सोच के सो जाए. मैं कह रहा हूँ सुधरे बिना, अगर उसकी औकात है तो सवाल करता रहे, ना सुधरे. मैं कह भी नहीं रहा कि कल से सुधर जाए ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी औकात है तो सवाल करो अपने आप से सोने से पहले कि आज मैंने दिन भर क्या किया, और जो कुछ भी मैंने किया क्या इसका कोई कनेक्शन मेरे गोल से था, और सो जाओ. और मैं कह रहा हूँ कि कल भी वैसे ही जियो जैसे तुम आज जी रहे थे. मैं कह रहा हूँ सुधरो भी मत, बट तुम्हारी औकात है तो लगातार ये सवाल पूछो अपने आप से. और मैं कह रहा हूँ कि सवाल में इतनी शक्ति है सर, प्रश्न में इतनी शक्ति है कि वो आपको ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं. मैं कौन हूँ, यही तो आपको ब्रह्म तक पहुंचा देता है. अगर इसी की शुरुआत ना हो कि मैं हूँ कौन, तो कहाँ से जागृति होगी. तो आप देखिए ना, जो इंसान होने की सबसे उच्च कोटि तक पहुंचता है वो भी तो प्रश्न से ही पहुंचता है ना कि मैं हूँ कौन, ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ. वो कर कुछ नहीं रहा, एक सवाल है जो निरंतर अब उसके मन में पैदा हो रहा है कि यार मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊँगा, इसका उद्देश्य क्या है, करना क्या है इस लाइफ का. और जब ये सवाल निरंतर प्रकट होने लगेगा वो उसको रास्ता दे देगा ऊंचाई तक जाने का. मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मत सुधरो, आपकी औकात है तो हर रात पूछ के सो जाओ कि आज मैंने किया क्या. राइट. सर आपकी टाइम मैनेजमेंट की अपनी कुछ टेक्निक्स अगर आप शेयर करना चाहें. बिल्कुल. देखिए मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो मेरा अपना फॉर्मूला है वो है कि हर घंटे अपने आप से पूछिए कि अगले 1 घंटे में मैं क्या करने वाला हूँ. डेली. डेली, हमेशा घड़ी देखते रहिए
1 बज गए, पूछिए अपने आप से अगले 1 घंटे क्या करूँगा। 3 बज गए, पूछिए अगले 1 घंटे क्या करूँगा। ये कब से करें आप? मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। मैं भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ और जितने भी लोग देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके देखें। सिर्फ 1 घंटे का करें कि अगले 1 घंटे में क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट 1 आवर में क्या करूँगा। किताब पढ़ूंगा, वीडियो देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, टाइम बर्बाद करूंगा, किसी से बात करूंगा, खेलूंगा, वीडियो गेम्स, वॉट एवर। बट पूछिए, पूछने की आदत डालिए कि अगले 1 घंटे में क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट 1 आवर में मैं क्या करने वाला हूँ। और ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मंत्र है, सही बात। द बिगेस्ट मंत्र। जस्ट आस्क, टाइम देखते रहो और जब भी आपकी घड़ी पर नज़र चल जाए या मोबाइल पे, आप पूछो अगले 1 घंटे क्या करना है। और आप खुद को बोलो बर्बाद करना है, अब करो, बट पूछ के करो, अपने आप को बता के करो कि अगले 1 घंटे में बर्बाद करूँगा। हर चीज़ में सवाल आ रहे हैं। ये अवेयरनेस है। सही बात। जैसे ही आदमी बोलेगा ना कि अगले 1 घंटे क्या करना है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बर्बाद करो, लेकिन कह के करो कह कि के अब करो। अगले 1 घंटे में बर्बाद, होश में बर्बादी लाओ, बेहोशी में नहीं, राइट। जब आप होश में बर्बाद करने लगेंगे ना वक्त को, तो एक दिन आप नहीं कर पाएंगे। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? आदमी खुद को अगर हार्म पहुंचा रहा है तो विश्वास मानिए वो बेहोशी में है। मान के चलिए मैंने बहुत दारू पी ली, काफ़ी अधिक राइड, और मैं इधर गिर रहा हूँ, उधर गिर रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, तो खुद को ही मार ले रहा हूँ, कुछ भी कर, वही बेहोश हूँ मैं, नशे में हूँ। होश में रहता तो ये काम नहीं करता। तो जैसे ही आदमी होश की तरफ बढ़ेगा ना, वो वक्त बर्बाद करना छोड़ देगा। हर 1 घंटे में ये पूछना कि अगले 1 घंटे में क्या करने वाला हूँ, ये होश में लाने की टेक्निक है। हाँ, तो होश में जैसे ही आएंगे सुधर जाएंगे ना आप। बिगड़े हुए कौन है, बेहोशी में। बेहोशी में। सर आपने बहुत सारी सक्सेस देखी है, बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। क्या आपकी लाइफ का भी कोई लो पॉइंट रहा है, और अगर रहा है तो आप अपने आप को कैसे उभारा उस लो पॉइंट से? नहीं, मैंने कहा कि मैं कई बार फेल हुआ, राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कामयाब हो गया। कब और कब सर? कई बार जैसे मैं जब भागलपुर में हम लोग कोचिंग चला रहे थे तो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली, कमर्शियली हम लोग उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे थे। लाइक ठीक है, पढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं बन पा रही थी जैसी बननी चाहिए। सही है। नो डाउट हमारे पास स्टूडेंट थे, सब कुछ था, लेकिन मैं उसको फाइनली एक सक्सेसफुल वेंचर नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे भी क्लोज हमें करना पड़ा। तो ऐसी और भी कई सारी चीज़ें रहीं जहाँ पे हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। नहीं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ नहीं होती थी तो वही है कि मैं रुकता नहीं था। फिर व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है। तो ये जो व्हाट नेक्स्ट है ना, ये मेरे जहन में कहीं ना कहीं रहता था। अब आगे क्या करना है, ये तो चला गया, या ये तो नहीं करना है, इट्स ओके, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे। तो ये सवाल हमेशा हम लोग अपने आप से पूछते रहे। दूसरी चीज़ कि जब भी फेल हुए तो पहले से बेहतर थे, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करके फेल हुए। तो जब आपकी मेहनत ईमानदार है, तो आपने यानी तैयारी अच्छी की है, तो आप बेहतर तो बन गए होंगे। सही बात है। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर आप जरूर बन गए। इस प्रक्रिया में आप बेहतर बन जाते हैं। तो जब आप बेहतर बनते हैं और आपको ये एहसास भी होता है कि मैं बेहतर बन गया। अब मान के चलिए कि कोई सेल्स की इंडस्ट्री में अब वो 50 लोगों से मिल चुका है, कोई अपना प्रोडक्ट है जो बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिका बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसको 91, जब वो 91 आदमी से मिलने जाता है तो उसको ये एहसास भी रहता है कि यार मैं बेहतर बना हूँ। क्योंकि वो 50 से जो वो रिजेक्ट होके आया ना, तो वो बदतर होके नहीं आया, वो अब बेहतर बन के आया। तो फेलियर्स को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो वो हमको बेहतर बना देती है। बस प्रिपरेशन ईमानदार होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज दिस कि क्या आपकी प्रिपरेशन ईमानदार है। तो जब भी फेल हुए, जब भी ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी डाउट हुआ, सेल्फ डाउट कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि यार अब क्या होगा, अब क्या कुछ होगा, मतलब कुछ हो पाएगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें कभी नहीं आई। मतलब ये विश्वास तो था कि कुछ कर लेंगे। मुझसे कई लोग पूछते कि क्या आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हुए, मैं कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड। मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं हुआ। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि कभी आंख में पानी आया हो? हाँ, नहीं रोया, ऐसा थोड़े, रोना तो बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है। मुझे लगता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है, जो काफ़ी जी जान लगा रहा है, तो वो रोता है साहब। बस ये है कि उसका रोना सबको दिखाई नहीं देता। नो डाउट वी क्राइड, राइट। हाँ, दुख से दूर है ये नहीं कह सकते। दुख हुआ, पछतावा हुआ,
रोए चिल्लाए सब किया, लेकिन इन सब चीज़ों का प्रभाव या फाइनल रिजल्ट ये नहीं था कि अब कुछ नहीं होगा। द फाइनल रिजल्ट वॉज कि छोड़ेंगे नहीं साहब, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं राइट। जी जी सर, सेल्फ डेवलपमेंट की 3 आदतें आपके अकॉर्डिंग क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ कि कोई एक ऐसी हैबिट अपनाइए जो आप रोज़ करना शुरू कर दें, कोई भी गुड हैबिट राइट। पहली चीज़ हैबिट, कोई एक गुड हैबिट, चाहे किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, कुछ भी एक ले लीजिए और संकल्प लीजिए कि यार ये तो करूँगा। तो कोई एक हैबिट होना चाहिए जो आप डेली उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप अच्छे लोगों से मिलें, कंपनी चेंज कर दें अपनी, फालतू के लोगों के साथ मत बैठें। जबकि बहुत लोगों को पता होता है कि यार फालतू की संगति है, फालतू के ही दोस्त है, बट वो फालतू के चक्कर में फंस गया है, मतलब ऐसे ही वो छोड़ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कंपनी चेंज, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट करना है उसको अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहतर होना भी तब संभव होता है जब आप अपने से बेहतर लोगों से मिलते हैं। सही बात है, ट्रू। मैं अगर किसी दिन किसी से मिल जाता हूँ ना जो काफ़ी किताबें पढ़ता है, विश्वास मानिए अगले 15-20 दिन तो मैं भी खूब पढ़ता हूँ फिर, क्योंकि मैं किसी से मिला, वो बहुत पढ़ रहा है, अब वो काफ़ी पढ़ रहा है, मेरे पास 36 मैं नहीं पढ़ रहा, तो मुझे नहीं मैं भी पढ़ूंगा, तो ठीक है 20 दिन पढ़ा। और वो प्रभाव, तो संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो कोई एक अच्छी हैबिट जिसका डेली प्रैक्टिस शुरू कर दें। दूसरी चीज़ कि आप अपनी संगति को बदलने की कोशिश कीजिए, बेहतर लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, अच्छी जगहों पे जाइए, अगर कोई सेशंस हैं, सेमिनार्स हैं, अटेंड कीजिए, उसका प्रभाव होता है जीवन में, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और तीसरी चीज़ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप सेल्फ डेवलपमेंट क्या मतलब है कि आप अपने व्यक्तित्व को, चरित्र को, इन सब चीज़ों को बढ़िया कर पाएँ। कुछ बुरी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ें। ओके। हो सकता है पहले से ही बहुत बेहतर है, बट कुछ बुरी चीज़ें उठा के बैठ के, हो सकता है कि वो एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक भिखारी होता है वो वर्षों से कहीं पे बैठ के भीख मांगता है। तो एक जगह थी जहाँ बैठ के वो टीन होता है ना, टीन का डब्बा जैसा बैठ, उसमें बैठ के और वो भीख मांगता था। तो कई वर्षों से मांग रहा था, 2-3 दशक हो गए थे, 20-25 साल हो गए थे उसको भीख मांगते मांगते मांगते, लेकिन बैठता वहीं था, उसकी जगह फिक्स। एक दिन जब भीख मांग रहा था तो एक फ़कीर उधर से गुजर रहा था। तो फ़कीर के पास तो कुछ है नहीं, तो देगा, तो उससे भी मांगा। तो फ़कीर ने उसको देखा, कहा कि उठ जा, तू खड़ा हो जा। तो खड़ा हुआ, कहा कि इस डब्बे को हटा और नीचे तू इसे खोद। कब से बैठा है? कहा कि 20 साल से। कहा कि हट यहाँ से, इसको खोद। जब उसको वो हटाया और खोदना शुरू किया तो वहाँ सर डायमंड्स थे, वहाँ हीरे जवाहरात सब पड़े हुए थे, राइट। उस पर 20 साल से बैठ के वो भीख मांग रहा था। हम सब डायमंड है ना, हम सब के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम बुरे, कोई भी बुरा नहीं है। जो भी यहाँ देख रहा है, कोई भी बच्चा भी देख रहा है, वो बुरा है ही नहीं, उसको ये फील नहीं होना चाहिए वो बुरा है। मैं कह रहा हूँ लाख बुरे काम करने के बाद भी आप डायमंड, यूर अ डायमंड, राइट। आप इंसान पैदा हुए ना, सही बात, कीमती हैं, बेशकीमती हैं आप, बेशकीमती हैं आप कमाल, मतलब आप जादू हैं इस दुनिया के। तो आप, हो सकता है कि आप पहले से ही इतने अच्छे हैं, कुछ बुरी चीज़ें आपके ऊपर बैठ गई हैं, धूल कण, वो सारी चीज़ें, उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात। चीज़ तो आप पहले से हैं, तो कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपको फील भी हो रहा है कि यार ये हैबिट अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ, तो प्लीज़ उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। आपने अंदर से ऐसी कौन सी हैबिट को बदला सर जिसने आपको सक्सेस के नज़दीक पहुंचाया? क्या चेंज किया आपने अपने अंदर? क्योंकि शुरू से ही मैं मेहनत करना जानता था, और मतलब मेहनत आप कह सकते हैं मेरी एक आदत बन गई, वही एक आदत हो गई, मतलब हार्ड वर्क मेरी आदत हो गई, मतलब ये भी एक हैबिट हो गया। अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि सोने का टाइम मतलब 3-4 बजे तो सोते हैं। 3-4 बजे मैं सोता हूँ, 8 बजे नींद खुल जाती है, फिर ज़बरदस्ती सोता हूँ कि 4 ही घंटे हुए। ऐसा भी कई बार मुझे, आज भी ऐसा होता है, अभी भी हुआ है कि मतलब कि यार अभी तो 4 ही घंटे हुए ना, थोड़ा और तो सोना चाहिए ना, लाइक दिस, तो नहीं थोड़ा और सो लो, तो 5 घंटा कर लो, फिर 6 घंटा तो कम से कम कर लो। तो ऐसा चलता है कई बार कि पहले नींद खुल जाती है मेरी, 8 बजे के करीब खुल जाएगी और मैं 4 बजे सो जाऊँ, कभी 5 बजे सो जाऊँ, 8 बजे आपकी नींद खुल जा रही।
तो फिर 3 ही घंटे आप सोए, तो थोड़ा सा आप और कोशिश करके फिर सोते हैं कि नहीं थोड़ा और सो लेते हैं। तो आदत में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं, बस जो आदतें मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ें मैंने की। आपने अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना लिया सर, मन को कंट्रोल करना? हाँ, और एक अच्छी आदत जो आपने पूछा, मतलब मैंने चैंटिंग शुरू कर दी, जब करना शुरू किया, और मेडिटेशन, या मुझे लगभग 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल से लगातार बिना एक दिन गैप किए मैं हर रोज़ बिना जप किए खाना नहीं खाता। तो मैं चैंटिंग करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, तभी खाना खाऊँगा। क्या फ़र्क आया उससे? बहुत कुछ बदल गया मेरी ज़िंदगी में। आई थिंक कि मैं उन सारी बातों को शायद एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ। मतलब पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आप करके समझ पाते हैं, जो आप शायद सुन के नहीं समझ पाएंगे, तो आपको करके देखना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि जब इंसान चैंटिंग करने लगता है हर रोज़, तो उसकी ज़िंदगी में कृपा बरसने लगती है, तो आप पे गॉड का ग्रेस आने लगता है। चैंटिंग का मतलब क्या सर? मतलब क्या चैंट करना? नाम जप। अच्छा, हाँ, ठीक है। चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, या जो भी आप जिस मंत्र, कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए, और 108 माला होता है, राइट? 108 मतलब होता हाँ, है हाँ। एक माले में, राइट? हाँ, 108 बार। आजकल तो काउंटर भी आते हैं। हाँ, तो एक कम से कम 108 बार आप उसका जप कर लें। नाम में इतना प्रभाव है, मतलब शब्द ही ब्रह्म है, ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। तो नाम का बहुत प्रभाव है, और उन सब नामों में कुछ तो साइंस है, कुछ तो पारा साइंस है मंत्रों में, तो पूरी साइंटिफिक चीज़ है। अब देखिए गायत्री मंत्र पे तो पूरी रिसर्च हुए पड़े, बिल्कुल सही बात है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सारी रिसर्च हैं, पानी पे, पेड़ों पे, हर चीज़ पे रिसर्च पड़े हुए कि क्या प्रभाव आया, क्या बदलाव आया। तो मंत्रों में जो ध्वनि है, जो चीज़ें हैं, वो आपके अंदर बहुत कुछ बदल देंगी। तो केवल जप करना, आप देखिए प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नाम जप नाम करो, जप। नाम जप करो। वो नहीं कहते कि मंदिर जाओ, कहीं और जाओ, कहीं तीर्थ, क्योंकि तुम नाम जप करो, देवता तुमसे मिल जाएंगे, देखिए भगवान ही आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, तुमको जाने की जरूरत। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि नाम जप करो। अब कोई करे तब तो उसको समझ में आएगा कि क्या है, उनके पास वो अनुभव है, तब तो सर वो बार सच बार में कह रहे बहुत हैं। ज़बरदस्त, क्योंकि मैं खुद भी नाम जप करता हूँ। हाँ, मैं उनकी 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक नाम जप, जिसकी ताकत मैं देख चुका हूँ, और जो आप बता रहे हैं, एक है ब्रह्मचर्य। उसकी ताकत भी मैं श्योर, कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की काफ़ी हद तक, है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि वो चीज़ आप में जो जोश लेके आती है ना सर, वो कोई चीज़ लेके नहीं आ सकती। अनडाउटेबली एनर्जी जब ऊपर की तरफ आएगी तो ओज हाँ। आपके चेहरे पे, आपका माइंड बहुत शक्तिशाली होने लगेगा, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होने लगेगी, आपकी एकाग्रता की जो शक्ति है वो अद्भुत होने लगेगी। सही बात है। फोटोग्राफिक मेमोरी, ये सारी चीज़ें तो उसी का खेल है। हम्म। तो एनर्जी ऊपर जाए, इसके लिए चैंटिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नाम जो लोग जप करेंगे, एनर्जी ऊपर की तरफ आने लगेगी, राइट? हाँ, तो जो नाम जप करेगा, जो मेडिटेशन करेगा, ये तो है ही ये पद्धति जिससे तेज आपके साथ जुड़ने लगेगा। सर सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है युवा पीढ़ी पे? पढ़ नहीं पा रहे, वो पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं। मोबाइल की जो लत है ये आपको किताबों से दूर कर दे रही है, क्योंकि ये विजुअल चीज़ें हैं, ये ज़्यादा मज़ेदार हैं, इसमें ज़्यादा इंस्टेंट वो ग्रेटिफिकेशन वाला, डोपामाइन वाला चक्कर है कि तुरंत उसका ये मिल रहा है ना, तुरंत लाइक, तुरंत कमेंट, या चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट है कि इंसान 2 घंटे किताब नहीं पढ़ पा रहा, सही बात है। बच्चे 2 घंटे किताब ही नहीं पढ़ पा रहे। तो ये सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। तो सोशल मीडिया है तो बहुत बड़ी शक्ति, सही बात है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कितना यूज़ करना है इसे, अभी आपकी ज़रूरत कितनी है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अभी कितनी ज़रूरत है, अगर आप एक कोच हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप ऑनर हैं, आपकी ज़रूरत में है, आप कोई धंधा बना रहे हैं वहाँ से, हाँ, तो ठीक है, राइट? वो भी आपको पता होना चाहिए कि कितना यूज़ करना है। तो देखिए कोई भी चीज़ खराब या सही क्या बोले, बस मेन है कि यूज़ करना कितना, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूध भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 10 बाल्टी पी लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सही बात है। तो आपको उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि करना कितना है, राइट? हाँ, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ आपको कंज्यूम करनी है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसमें डिसाइड करें ना कि कितना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यूथ्स के लिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, नो डाउट, 8 बजे के बाद मोबाइल ना छुए रात में। आफ्टर 8 o'clock in the night, don't use mobile phone. Leave it.
नेट वोट बंद करके मम्मी पापा को दे, ड्रॉअर में रख दो। अब क्या करो तब? किताब पढ़ो, सो जाओ। किताब पढ़ोगे तो ऐसे भी सो जाओ। किताब पढ़ो और सवाल करो अपने आप से आज दिन में क्या किया। तो बाकी तो सब कुछ सही है, सोशल मीडिया इज़ गुड, लेकिन अगर ये आपके ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं। आप सिर्फ कंज्यूमर बन के यहाँ पे हैं तो अच्छा नहीं। सर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो? मेरे माँ बाप, मतलब माय फादर हैज़ बीन दैट पर्सन जिन्होंने हमेशा से मुझे इनकरेज किया। जब मैं स्कूल में था तो जब 15 अगस्त या 26 जनवरी की चीज़ें होती थी तो ही यूज्ड टू इनकरेज मी कि इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो 2 ही दिन आदमी बोलता है, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। तो वो इनकरेज करते थे कि भाषण दो, गाना गाओ, देशभक्ति, कुछ ना कुछ, लाइक यू पार्टिसिपेट। तो माय फादर हैज़ बीन दैट पर्सन। जो हम लोग के गांव में द्वार होता है तो उसमें चौकी होती है, जो खटिया होता है, चौकी होता है, तो चौकी पे खड़ा करके दैट दिस इज़ द स्टेज, सपोज ये चौकी है तो द्वार पे, हाँ इस पे खड़े होकर अब बोलो। तो वो चीज़ें थी। दूसरी चीज़ की माय फादर हैज़ बीन दैट पर्सन जिन्होंने हमेशा हम लोगों से पूछा कि आज क्या पढ़ाई हुई, आज क्या पढ़े। जब भी वो घर पे आते थे तो हम लोग से पूछते थे कि आज क्या पढ़े, या आज क्या हुआ ट्यूशन में, या कहाँ पे क्या हुआ। तो हमें दिखाना पड़ता था कि आज हमने ये किया, आज हम, तो वो हमेशा रिपोर्ट लेते थे, पूछते थे, लाइक। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ थी। दूसरी चीज़, उन्होंने कभी हमें रेस्पेक्ट नहीं किया, कभी रोका नहीं कि खेलने मत जाओ। लाइक वो एक ऐसे इंसान रहे हैं अभी तक हमारी ज़िंदगी में कि पापा को अगर कभी ये था कि आज स्कूल है और आज मैच है तो क्या करें, तो कहते खेलने जाओ। वो नहीं कहते थे कि स्कूल जाओ। अगर आज मैच है तो कहते थे खेलने जाओ। वो बहुत ज़्यादा विजनरी नहीं थे सर, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं मतलब सोचते थे। पापा मेरे ऐसे ही इंसान रहे हैं जो कि उनका ये मानना रहा है कि जिस बच्चे को खेलने में मन नहीं लग रहा उसको पढ़ने में क्या मन लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, इनकरेज किया इन सब चीज़ों के लिए। और माँ ने हमेशा सिखाया कि बी गुड, बी अ गुड ह्यूमन, बी ऑनेस्ट एंड रिमेंबर गॉड, कि ईश्वर को याद करते रहो। तो माँ बाप बहुत बड़ा फैक्टर रहे मेरी ज़िंदगी में। मैं यहाँ तक पहुँचा क्योंकि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली, मेरे बड़े भाई, जिन लोगों ने मुझे कभी रोका ही नहीं कुछ करने से। दे ट्रस्टेड मी अ लॉट। उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि जो करेगा अच्छा ही करेगा, लाइक दिस। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बाकी कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसी फैमिली नहीं मिल पाती उन्हें बहुत रोक टोक करने लगते हैं। तो और इनिशियल ये सारी इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि मेरे फादर से मेरी लाइफ में भी सर, मतलब फादर का जो रोल रहा ना, बहुत बहुत ज़्यादा रहा है सर। एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे ऊपर फेलियर का टैग लग गया था। 2 बार 12th में 2 बार फेल हुआ था। मेरे पापा कम पढ़े लिखे हैं सर, बहुत कम पढ़े लिखे थे। 8th फेल थे वो, लेकिन फिर भी वो आर्मी में जॉब करके आए, आर्मी से रिटायर हो गए। मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर में लेकिन वो है ना, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानते थे। तो जब फेलियर का टैग लगा तो उस टाइम पे मेरी मदर ने कहा था कि ये बच्चा है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, हमें इसको बाहर निकालना होगा। ज़रा सोचो, उनके पास में वो ये भी कह सकते थे फेलियर ये हुआ ना, मैं थोड़ी ना हुआ हूँ, मैं तो मस्ती से अपना रह रहा हूँ, मेरी पेंशन आ रही है, मेरी खेती है, मेरी गाय भैंस है, मैं तो अपना अच्छा हूँ। अब ये जाने इसका काम जाने, ये नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने अपनी खेती को उगाई पे दिया, उन्होंने गाय भैंस को बेच दिया, उन्होंने अपना बना बनाया मकान छोड़ दिया और वो गुड़गांव में जाके 3 दिन के अंदर उन्होंने जॉब जो वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, मतलब वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पापा हम लोग को पटना लेके आए, हम लोग गांव में रहते थे। अगर वो पटना लेके नहीं आते तो हम लोग शायद यहाँ तक आते ही नहीं। हाँ, तो उस समय हम लोग की गांव से, मतलब गोपालगंज से या उधर से कोई भी पटना नहीं आता था। वो मुजफ्फरपुर चला जाता था, मोतिहारी चला जाता था, छपरा चला जाता था, पटना कोई नहीं आता था पढ़ने के लिए। तो वो पहले ऐसे इंसान थे जो हम लोग को लेके आए। हाँ, विजनरी थे वो, बिल्कुल थे। जब हम लोग गांव में गए, चूँकि हम दोनों ही भाई गोवा में पैदा हुए, तो जब हम लोग गांव में आए, वो तब बहुत छोटे थे, लाइक। तो पापा ने ट्यूशन
मतलब ये करवाया, हमारे एक सुबोध सर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है हम लोग की ज़िंदगी में, तो चाचा ही हैं हमारे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पढ़ाओ। आप सोचिए, हम लोग पहले लोग थे जिसके चलते ट्यूशन शुरू हुआ वहाँ, और वो बात करते थे, उनसे मिलते थे और पूछते रहते थे। तो ये नो डाउट तभी जाके चीज़ें पॉसिबल भी होती हैं। पेरेंट्स का रोल तो है बहुत बड़ा। सर आपके यहाँ ना बहुत सारी रील्स वायरल हुई हैं। एक तो है हमें कंपटीशन किससे करना चाहिए, किससे करें, खुद से करें, दूसरों से करें, किससे करें? देखिए, बेस्ट कंपटीशन तो आप खुद के खुद ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे से कंपटीशन करने के लिए आपको उस लेवल पे पहले आना होगा। अब जैसे मान के चलिए, जो भी इस दुनिया में एथलीट्स हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स के अंदर जो भी लोग हैं और जिनको गोल्ड मेडल लेके आना है अपने देश के लिए, ओलंपिक में कहीं भी, भाई तो उसको तो सिर्फ अपने से नहीं, उसको तो उससे भी कम्पीट करना होगा ना, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है अभी। अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 है तो मुझे तो बिल्कुल आपसे कम्पीट करना होगा। मुझे जानना होगा कि आपकी क्षमता क्या है, आपने क्या किया है अभी तक, और अगर मैं आपसे कंपटीशन ही नहीं करूंगा तो बीट कैसे कर पाऊंगा आपको? सही बात है। आपको कैसे एक्सीड कर पाऊंगा, कैसे आगे निकलूंगा आपसे? तो कंपटीशन डेफिनेटली जैसा आपको बनना है वैसे लोगों से करना चाहिए। आपको कैसा बनना है वैसे आदमी से कंपटीशन कीजिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके अंदर आगे बढ़ने की आग लगाएगा। मोहम्मद अली कहते थे कि जब मैं बैठा रहता था, या अगर मैं बैठा रहता था या कुछ भी ऐसा होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कॉम्पिटिटर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, या वो मेहनत कर रहा होगा। तो वो फिर से उठ जाते थे कि नहीं नहीं यार, वो मेहनत कर रहा होगा, मैं नहीं कर रहा, लाइक दिस। तो खासकर खेल की दुनिया में अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल कंपटीशन आपको उससे करना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हैं, या जिस तरीके का आप स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ी या जैसी उपलब्धि आप लाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ अब आती है आम जिंदगी में, जो स्टूडेंट हैं और भी लोग हैं, राइट, सबसे पहले खुद से कंपटीशन करना शुरू करें। ये पहला स्टेप है कि आप अपने कल से आज की तुलना करना शुरू करें कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। तो जब आप अपने से तुलना शुरू करेंगे, पहले अपने से कंपटीशन शुरू करेंगे कि कल मैंने जो किया उससे बेहतर मैं आज करूंगा, तो धीरे धीरे एक लेवल आएगा जब आप उस फील्ड के दिग्गजों से भी कंपटीशन करेंगे, लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव वे। कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि किसी को हरा देना है। कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि यार मैं तुमको हरा दूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा तुमसे। कंपटीशन का ये मतलब है कि यू आर माई बेंचमार्क, आप मेरे बेंचमार्क हैं, आप मेरी मंजिल है, आप मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे आप तक पहुंचना है। एंड इन दिस प्रोसेस आई एम इवन रेडी टू लर्न फ्रॉम यू। मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी कोई अच्छी चीज है या कोई भी बात है, तो मैं उसको सहृदय ग्रैटिट्यूड के साथ सीखने के लिए तैयार हूं। मतलब ईगो का मतलब, कंपटीशन का मतलब कई बार लोग लगा लेते हैं कि यार ईगोइस्टिक आदमी है, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसको ईगो की तरह क्यों देख रहे हैं? भाई कोई बेंचमार्क की भी तो तरह देख सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात हाँ, कि भाई वो आपके लिए वो इंस्पिरेशन भी तो हो सकता है। वो आदमी जिससे आप आगे निकलना चाहते हैं, आप उसको इंस्पिरेशन भी तो मान सकते हैं कि यार ये आदमी है, राइट, ऐसा मेरे को बनने का है, हाँ ऐसा मुझे बनने का है, या मुझे ऐसा जाना है, या मुझे इस ऊंचाई पे जाना है। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो कंपटीशन से कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होगी, इससे कोई बैड फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, इससे गुड फीलिंग आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आपको काम करने का जो ड्राइव है ना, वो मिलेगा कि मुझे और मेहनत करनी है। एक चीज़ बताइए सर, क्या बुद्धिमान व्यक्ति राजा नहीं बन सकता? मेरी एक रील में शायद ये बात कही गई थी कि राजा वो बनता है जिसके अंदर साहस हो। मैंने ये कहा था कि जो भी किंग जो बनते हैं, जो भी लीडर्स बनते हैं, उनके अंदर साहस होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर साहस नहीं है, साहस किसका? लड़ने का, लोगों के लिए लड़ने का, राइट, टू फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। नाउ इफ यू डोंट हैव दैट करेज, दैट गट्स टू फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, अगर आप लोगों के लिए लड़ने का गट्स नहीं रखते, तो आप लीडर बनने के लायक नहीं है। मेरी नजर में आप राजा बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजा वही बन सकता है जिसके अंदर लड़ने का साहस हो। बाकी जो ज्ञान का वो मंत्री ज्यादा ज्ञान वाला होता है उससे, वो जिसको मंत्री बनाता है वो ज्यादा ज्ञान वाला है। सही बात है। आप देखिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखिए, जो नेता हैं उनके पास ज्ञान कम है, और जो उनके सचिव हैं, सेक्रेटरी जिनको कहते हैं, जो IAS अधिकारी बनते हैं, उनके पास भरमार ज्ञान है। लेकिन फिर भी आप देखिए, बड़ा तो फिर भी नेता ही है ना। वो जो मंत्री है वो ज्यादा बड़ा है, वो मंत्री का सेक्रेटरी कहलाएगा।
अगर मैं कल मिनिस्टर बन जाता हूं और आप मेरे सेक्रेटरी बनते हैं तो आप फिर भी कहलाएंगे कि भैया ये इस मंत्री के सेक्रेटरी हैं। तो पावरफुल तो ज्यादा अभी भी मंत्री, लेकिन ज्ञान देखा जाए तो सेक्रेटरी के पास ज्यादा है। लेकिन लीडर कौन है? वो मंत्री बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो साहस चाहिए साहब, इसके लिए रिस्क उठाने की क्षमता चाहिए, लोगों से मोहब्बत चाहिए, लोगों के लिए लड़ने का आप में मतलब वो मादा होना चाहिए कि आप लोगों के लिए लड़ सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, सर फुड़वा सकते हैं, हाँ जेल जा सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए पहली क्वालिटी साहस की है। ज्ञान तो बहुत लोग हैं, ज्ञानी तो सब हैं, उनको पकड़ के लाओ, उनको मंत्री बनाओ, उनको सलाहकार बना लो, हाँ उनकी बात सुनो, हाँ वो जैसा बोले कर दो। एक चीज़ और बताइए सर, हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत आपसे आती है, जैसे हिम्मत वाद से आती रहता हिम्मत आती है, मैं आपको बता रहा हूं, हिम्मत आती है दुख सहने की क्षमता से। हिम्मत आती है कि आप दुख सहने की क्षमता रखते हैं, आप दुखों से नहीं डरते, आप दर्द से नहीं डरते हैं, आप गिरने से नहीं डर रहे, और गिरने के बाद जो पेन होगा, जो दुख होगा, उस दुख से आप इतने डरे हुए नहीं हैं कि आप ऊंचाई पे जाने की हिम्मत ही ना करें। तो हिम्मत पैदा होती है दुख को बर्दाश्त करने की। क्या आप में क्षमता है? क्या आप फेलियर का दुख, रिजेक्ट होने का दुख, गिर जाने का दुख, या मैं कहता हूं जो सबसे खराब कोई सिचुएशन हो, उस जो भी आप काम कर रहे हैं, वर्स्ट सिचुएशन, राइट, उसका क्या दुख बर्दाश्त कर सकते हैं आप? अगर आप दुख बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप में आगे बढ़ने की हिम्मत हमेशा होगी। अगर आप दुखों से बचना चाहेंगे, नहीं मुझे पेन हो जाएगा, राइट, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं रिजेक्ट हो गया तो, कहीं ना कह दिया तो, कहीं ऐसा हो गया तो फिर आप तब हिम्मत नहीं मिलेगी भाई। तो हिम्मत की पहली चीज़ है कि दुख को सहन करने की शक्ति रखिए, दुख को सहन करने की क्षमता रखिए, और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ घिरे रहें जिनमें थोड़ी ज़्यादा हिम्मत हो आपसे। सर मोटिवेशन लगातार आता रहता है, जाता रहता है, खुद को लगातार मोटिवेट कैसे रखें? अपने गोल को याद करते रहिए, याद दिलाते रहिए हर रोज़ कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ द गोल, आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, व्हाट यू डूइंग, वट एवर यू डूइंग, आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं आप। कई बार जब इंसान अपना क्यों भूल जाता है तो फिर उसका मोटिवेशन चला जाता है। द थिंग इज़ कि आप अपने क्यों को हमेशा याद करते रहिए, अपना क्यों अपने दिमाग को याद दिलाते रहिए, अपने दिल को भी याद दिलाते रहिए कि मैंने ये फाइनली क्यों शुरू किया था, मैं ये तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, मुझे ये स्टार्टअप क्यों सफल करना होगा, वही राइट, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें बार बार याद आएंगी ना तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, तो फिर आप में ड्राइव रहेगा, आप में एनर्जी होगी काम करने की। जब आप ये सब भूलने लगते हैं, आपका क्यों भूल, आप धीरे धीरे वाई ना, कई बार आदमी भूल भी जाता है। सही बात है, सही बात। तो जब आप भूलने लगेंगे तो आप डीमोटिवेशन की तरफ जाएंगे। तो जब तक वाई आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको याद है, और बार बार याद दिलाना भी पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है, तो दिलाना चाहिए आदमी को बार बार वाई अपने को याद, राइट, तो उससे मोटिवेशन बना रहेगा। योर वाई इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ही क्या है कि एक्शन के पीछे का मोटिव क्या है, कि आप एक्शन क्यों ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका वॉइस सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सर आपके पास में खजाना है, मतलब ज्ञान का खजाना है, एक एपिसोड से बात बनेगी नहीं है ना। आपके पास तो एक सीरीज़, पूरी की पूरी सीरीज़ करेंगे। जो भी इस पॉडकास्ट को सर देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? रुकना नहीं है साहब, रुकना नहीं है, कुछ भी करो, करते रहो, बैठ मत जाओ, फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। ये जो 3 महीने अब बाकी हैं, 2-3 महीने जो इस साल के, भाई जान लगा दो, कुछ करो, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ करो, पॉजिटिव चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखिए। लाख बार भी फेल हो जाए, रुकिए मत, उम्मीद मत खोइए, चलते रहिए, क्योंकि जो चलता रहेगा किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाए। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे मतलब इतना कुछ सीखा है, और आपको तो पता है मैं सीखता रहता हूँ, है ना। और मतलब आपसे इतना कुछ सीखा है और आज भी सीखा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर, ये एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट रहने वाला है, और हम इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। और मतलब बहुत दिनों से कह रहे थे, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अरे नहीं, फाइनली वी डिड दिस,
मैं जानता था सर, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, उसके बावजूद आपने समय निकाला। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, थैंक यू सो मच हिम्मत भारद्वाज सर, थैंक यू जी। सो मच।